सो यहाँ से आधे घंटे में हम लोग पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी बेसिक। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कोई भी हेड में टैक्सेबिलिटी कब होगा, उसके लिए हमें उसका चार्जेबल सेक्शन पढ़ना पड़ता है। सही है, जैसे कि अगर मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबल सेक्शन है 22। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्जेबल सेक्शन? ये वो सेक्शन होता है जिसके कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगे तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में टैक्स लगेगा। करेक्ट? टोटल 3 कंडीशंस है। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ क्या लिखा है, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड एपिचुरेंट देयरटू। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबिलिटी होने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। करेक्ट? अगर सपोज इस क्वेश्चन का आंसर करो, खाली जमीन का टुकड़ा अगर मैं उसको किराए पे देता हूं, उससे जो रेंट मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है, हमें कुछ ना कुछ बिल्डिंग चाहिए। हाँ, बिल्डिंग को चिपक के अगर कोई गार्डन है या फिर बिल्डिंग को चिपक के अगर सपोज कोई प्लेग्राउंड है, तो वो सब बिल्डिंग का ही पार्ट माना जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं लैंड एपिचुरेंट देयरटू। गार्डन हो गया, गैराज हो गया, ये सब कुछ किस में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। करेक्ट? बट अगर आप वेकेंट लैंड, खाली जमीन के टुकड़े को अगर आप किराए पे देते हो, तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सही बात है। चलो, सेकंड कंडीशन है कि असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। असेसी प्रॉपर्टी का ओनर रहना जरूरी है। करेक्ट? अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर हो। करेक्ट? हो सकता है ना कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे पास आ गया है, उसको मैं किराए पे भी दे रहा हूं, किराया मैं ही वसूल कर रहा हूं, सब मेरे पास आ रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेलिटी बाकी है। रजिस्ट्रेशन आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे नहीं है तो भी चलेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, पूरी आपके नाम पे हो सकती है, या फिर आपने लीज पे ली है, 99 ईयर्स की लीज पे बहुत लोग लेते हैं प्रॉपर्टीज को, तो भी चलेगा। सही है, जमीन ओन नहीं करते हो तो भी चलेगा। से इमेजिन करो मैं कोई बिल्डिंग में फ्लैट ओन करता हूं, जमीन मेरी नहीं है, फ्लैट मेरा है, उसको किराए पे दे रहा हूं, ये हेड आ जाएगा। बराबर? अच्छा, ओनरशिप में बच्चों बहुत बार है ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम ओनर नहीं है, फिर भी लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग ओनर है। ओके, तीसरा यहाँ पे एक और कंडीशन ये है, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर दी बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ दी ओनर। ठीक है, मतलब क्या मैं बताता हूँ, सपोज इमेजिन करो कि मैं क्या करता हूं, मैं एक बिल्डिंग को ओन करता हूं और उस बिल्डिंग में मैं खुद का कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोचिंग क्लास से जो कमाई होगी इस हेड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बिल्डिंग को मैं खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये कौन से हेड में आएगी बताओ? अगर मैं खुद का बिल्डिंग बनाता हूं, कोचिंग क्लासेस के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो हेड कौन सा हो जाएगा? बिजनेस इनकम हेड हो जाएगा, राइट? तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। बराबर? अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे, दो टेनेंट में यूज इट फॉर हिज बिजनेस। हाँ, इसका आंसर करो, एक बिल्डिंग को मैंने खरीदा, उसको किराए पे दिया, जो मेरा किराएदार है वो खुद का बिजनेस चला रहा है, चलेगा। मेरा खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा हेड कौन सा हो जाएगा? बिजनेस इनकम। करेक्ट? अच्छा, एक चीज और बच्चों जो क्लियर की थी मैंने, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस वुड बी टैक्स अंडर दिस हेड। अगर सपोज कोई पर्सन बोल रहा है कि उसका रेगुलर बिजनेस है, प्रॉपर्टीज को खरीद के उसको किराए पे देता है, तो भी यही हेड आएगा। बिजनेस इनकम मत बोलो। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि सारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर मैं घर खरीदता हूं, उसको किराए पे देता हूं, इसी हेड में टैक्सेबल होगा। एक चीज और यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, अगर मैंने बहुत सारे घर खरीद लिए, उसको मैं किराए पे दे रहा हूं, तो जो भी घर खाली होते हैं ना, वहां पे उसका एनुअल वैल्यू 0 मानना है 2 साल तक। करेक्ट? क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बहुत सारे घर ऐसे ही काफी टाइम तक खाली हो सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा यहाँ पे रिलीफ दिया है। रिलीफ ये दिया है कि यहाँ पे 2 साल तक उसका एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे? 0। सही बात है। ठीक है, तो ये आपको रखना है दिमाग में। ये सिर्फ कौन से केस के लिए? जहां पे एसएससी का बिजनेस है, घर को खरीद के किराए पे देना, 2 साल तक हम लोग उसका वैल्यू 0 मानेंगे, राइट? तो ये थे बेसिक कंडीशंस। अच्छा, ये बेसिक कंडीशंस अभी मैंने आपको बताया। अब क्या करना है? अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी के कैटेगरीज कितने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का सॉल्व करते हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी कौन से कैटेगरी में फिट हो रही है। 3 टाइप के हाउस प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, या तो लेट आउट, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, या तो डीम टू बी लेट आउट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी? किराए मिल रहे हैं, रेंट मिल रहे हैं, वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड? वो प्रॉपर्टी जहां पे हम लोग खुद रहते हैं, उसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं। ठीक है, हम हमारे मर्जी से कोई भी 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। करेक्ट? अच्छा, और बच्चों जनरली बड़े बड़े घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहिए। क्यों ऐसा?
आपका टैक्स बचेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से आपको किराया नहीं मिल रहा है, उसका सब कैलकुलेशन जीरो ही होता है। करेक्ट, डिस्कस करेंगे इसको भी। और जो भी बचे कुछ घर है जो खाली रखे हुए हैं, उसको लॉ जबरदस्ती लेट आउट मान रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डीम टू बी लेट आउट। तो तीन प्रॉपर्टीज कौन सी हो गए? लेट आउट, किराया मिल रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जहां पे आप खुद रहते हो, आप आपके मर्जी से कोई भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, जरूरी नहीं एक्चुअली आपको रहना चाहिए वहां पे। आप बोल दो गवर्नमेंट को कि सर ये मेरा घर है, मैं इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहा हूं, गवर्नमेंट मान लेगी विदाउट एनी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। गवर्नमेंट थोड़ा ना आके देख रही हम लोग वहां रहते नहीं रहते, ठीक है? एक दिन भी रहा तो हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा घर है, हम लोग यहाँ रहते हैं, बराबर। कोई भी दो घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, और बैलेंस सारे घर क्या हो जाएंगे? डीम टू बी लेट आउट। करेक्ट। अच्छा बच्चों, अभी आपको ये दिमाग रखना है ब्रॉडली, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है जहां से किराया मिल रहा है, या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है जहां से आपका किराया मिल रहा है ऐसा गवर्नमेंट मान रही है, वहां पे आपका फॉर्मेट क्या होगा? इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट होता है। सबसे फर्स्ट क्या निकालोगे आप? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकालते हैं हम लोग सीखेंगे। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, जो म्युनिसिपैलिटी को पे किया। इसमें एक छोटी चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने एक्चुअली आपकी जेब से टैक्स भरा है तो ही ये माइनस होगा। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट से वसूल किया जाता है। अगर आप टेनेंट से वसूल कर रहे हो म्युनिसिपल टैक्स तो ये माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं करना है। बट अगर आपने खुद से जेब से पे किया तो ये माइनस करोगे। सही बात है। तो ये म्युनिसिपल टैक्स लेस किया, फिर क्या है? नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से दो ही चीजें माइनस करनी है। कौन सी दो चीजें? फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का। जितने भी घर से जुड़े हुए छोटे छोटे खर्चे होते हैं, रिपेयर, मेंटेनेंस, पेंट करना है उसको, और भी जो भी चिल्लर खर्चे होते हैं, सारे खर्चे हम लोग 30% में मान के चलते कि कर हो चुके हैं। अभी क्या होगा, बहुत बार आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा रिपेयर का खर्चा किया है, पेंटिंग का खर्चा किया है, मेंटेनेंस का खर्चा किया है। ये सारे खर्चों को क्या करोगे आप? लोगे बेनिफिट या इग्नोर करोगे? इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि 30% में वो कर हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस में है, हम लोगों ने किया है, राइट। चलो, और क्या किया यहाँ पे? एक चीज और माइनस करनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सेक्शन क्या है? 24B। ये माइनस कर दोगे क्या आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चंस में एक्सपर्ट बनना है तो आपको दो चीजें ढंग से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फर्स्ट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसका चार्ट 1 है, अभी देखेंगे। सेकेंड इज इंटरेस्ट का चार्ट 2 है। ये दो चीजें अगर आपने सीख ली तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या फॉर्मेट है? सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आपको किराया मिल ही नहीं रहा है, तो आपका जीवी जीरो हो गया, म्युनिसिपल टैक्स आपको माइनस करने नहीं मिलेगा, ये भी जीरो हो गया, एनईवी नेट एनुअल वैल्यू इज जीरो। डिडक्शंस में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो। एक ही चीज निकालना होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कहानी इतनी ही है। कौन सी एक चीज निकालोगे? अगेन इंटरेस्ट। सही है। तो बहुत बार क्या होगा, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये आपका लॉस होगा, ठीक है, और ये लॉस को आप आपके दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, तो बेसिकली आपका फायदा होगा, बराबर। जितने बड़े घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। फर्स्ट वाला फॉर्मेट किसके लिए था? ये वाला फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट किसके लिए? सिर्फ लेट आउट नहीं, डीम लेट आउट का भी यही फॉर्मेट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट जो 0 0 हमने किया, ये किसके लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड। इज इट इजी? क्या है फॉर्मेट वापस बताओ? जनरल फॉर्मेट। जीएवी निकालो, लेस म्युनिसिपल टैक्स, एनईवी आएगा। दो चीजें माइनस करनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का 24A में, और इंटरेस्ट 24B में हम लोग माइनस करते हैं, फिर आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बराबर। सब कुछ जीरो होता है, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस करते हैं। कहां पे? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। करेक्ट। चलो, तो ये मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले जो चार्ट वही यहां लिखा है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जैक्टली इसका क्या हिसाब है मैं आपको बताता हूं। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, कैलकुलेट हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि म्युनिसिपालिटी ने जो आपके बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया है। फेयर रेंट का मतलब बताओ, सिखाया मैंने। फेयर रेंट मतलब कोई वैल्यूअर होता है जो आपके बिल्डिंग का फेयर रेंट कैलकुलेट करता है। स्टेप 1 क्या है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच इज हायर निकालना है। स्टेप 2 बच्चों क्या करोगे? जो भी आपका स्टेप 1 का आंसर है उसको कहां रोकोगे? स्टैंडर्ड रेंट तक। स्टेप 2 के आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। हम लोग डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ आता है तो एक्सपेक्टेड रेंट से ही निकालना चाहिए जीवी। करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेप 3, कैलकुलेट एक्चुअल रेंट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बच्चों पहले आप लोग सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब आपने टेनेंट को प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दिया है, किराएदार ने आपका प्रॉपर्टी यूज किया है बट आपको किराया नहीं दिया है, तो ये क्या हो गया? अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड हम लोग बोल सकते हैं बैड डेट जैसा हो गया।
किसी से पैसा आना बाकी था, उसने आपकी कोई प्रॉपर्टी को यूज किया, बट अगर आपको पैसा नहीं दिया तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? अनरियलाइज्ड रेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉस ड्यू टू वैकेंसी? कभी कभी घर खाली रह सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो जितने टाइम के लिए घर खाली था उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी लॉस। वैकेंट मतलब खाली, बराबर। अच्छा अभी एक्चुअल रेंट में बहुत कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक सिंपल चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है। मैं हमेशा आपको क्या बताते आया हूं, एक्चुअल रेंट की कहानी। बताओ एक्चुअल रेंट क्या होगा? एक्चुअल रेंट यानी कि वो रेंट जो आपको या तो मिल चुका है या मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर घर खाली है तो किराया मिल सकता था क्या? यस। तो हम लोग वेकेंसी का लॉस जो होगा वो एक्चुअली एक्चुअल रेंट में पहले इंक्लूड करते हैं, करेक्ट। अच्छा, अनरियलाइज्ड रेंट भी एक्चुअल रेंट में इंक्लूड होगा, मतलब अगर सपोज आपको किराएदार ने पैसा नहीं दिया है बट मिल तो सकता था, वो एक्चुअल रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक्चुअल रेंट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है? एक्चुअल रेंट मींस एंटायर अमाउंट विच कैन बी रिसीव्ड, ठीक है। एग्जांपल यहां दिया है, सपोज 12 महीने में से 1 महीने घर खाली था, ठीक है। 10 महीने का आपको किराया मिला है और 1 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट है। अनरियलाइज्ड मतलब यूज किया है टेनेंट ने, आपको पैसा नहीं दिया है। आप कितने मंथ्स का एक्चुअल रेंट लोगे? 12 महीने का लेना पड़ेगा। क्यों? 1 महीने खाली था, मिल तो सकता था। 10 महीने मिला है तो ये लेना है, और 1 महीना नहीं मिला है, ये भी मिल सकता था। तो जो मिल चुका है, 10 महीने का मिल चुका है, या फिर मिलने का चांस है 1 महीने का और ये 1 महीने का, इसको हम लोग सब मिला के क्या बोलते हैं? एक्चुअल रेंट। सही है, तो ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना है थर्ड स्टेप में, ठीक है। फिर स्टेप 4 क्या है? स्टेप 2 और 3 विच इज हायर, और आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है? स्टेप 4 में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करना है, बराबर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस होगी तो जी भी आपको बहुत सही तरीके से आएगा। सही है, बाकी सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिए, बराबर। अच्छा बच्चों, इधर अभी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। एक दो केसेस को हम लोग यहां से थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां देखो कुछ केसेस लिखे, क्या लिखा है? वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब पूरा घर है, उसको मैंने 1 महीने के लिए खुद यूज किया और बाकी 11 महीने के लिए किराए पे दिया। क्या करोगे? एक दिन भी अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तो पूरे साल के लिए लेट आउट मानना है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे केस में 1 महीना मैंने खुद यूज किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड था, और बाकी 11 महीने उसको किराए पे दिया है, तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड 1 महीने का नहीं करना है कैलकुलेशन। पूरी प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? ऑटोमेटिकली लेट आउट। पूरी प्रॉपर्टी को आप लेट आउट की बोलोगे, कैलकुलेशन वैसे ही होंगे। यहां लिखा है, ठीक है। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, उसको हम लोग क्या मानेंगे? लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए लेट आउट ही बोलना है उसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी वेयर अ पोर्शन इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अभी देखो इसका आंसर करो, इसका आंसर सोच समझ के करो। सपोज मेरे पास एक घर है और घर के बेसिकली 2 हिस्से हैं, ठीक है। 2 हिस्से मतलब से ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अभी क्या होगा बच्चों? ग्राउंड फ्लोर 50% एरिया ऑक्यूपाई करता है, फर्स्ट फ्लोर 50% एरिया ऑक्यूपाई करता है। बट ग्राउंड फ्लोर को अगर मैंने किराए पे दिया लेट आउट, और फर्स्ट फ्लोर खुद मैं यूज करता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो क्या करना है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का पूरा अलग फॉर्मेट होता है, लेट आउट का पूरा अलग फॉर्मेट होता है, तो दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी मान के कैलकुलेशन कर रहा है। बट ऐसे क्वेश्चंस में कौन सी चीज का ख्याल रखोगे? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और म्युनिसिपल टैक्सेस, और बैंक का इंटरेस्ट, ये पूरे बिल्डिंग के लिए दिया जाता है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन पूरे बिल्डिंग का होता है, फेयर रेंट पूरे बिल्डिंग का होता है, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट जो हम लोग बैंक को भर रहे हैं वो भी पूरे बिल्डिंग का होगा। हम लोग क्या करना चाहिए? प्रपोर्शनेटली 50-50% के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए। ये चीज का ख्याल रखना है, सही है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी किए मॉड्यूल में, जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने अच्छे से किए थे, राइट। चलो, तो ये पॉइंट आपको रखना है दिमाग में। ये हो गया जीएवी का मैक्सिमम कैलकुलेशन। इसका थर्ड केस मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, ये वाला पॉइंट हो चुका है अपना। कौन सा पॉइंट था ये? वही 2 साल के लिए आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू आप 0 मानोगे अगर स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे आप उसको होल्ड करते हो तो, राइट। ओके, अभी आ जाओ, ये वाला एक बड़ा वाला चार्ट है, फिर अपना मैक्सिमम चीज हो जाएगा खत्म। डिडक्शन इंटरेस्ट का जो मिलता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, दिमाग में रखो हर चीज को। क्या बता रहा हूं सुनो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या पूछना है? प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड? अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है,
मतलब आप गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करोगे टैक्स, क्योंकि आपका इनकम कुछ ना कुछ निकलेगा। इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। कितना भी आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हो, नो सीलिंग लिमिट। कौन से पर्पस के लिए लोन लोगे? घर के एक्विजिशन के लिए, खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, कोई भी पर्पस हो सकता है। घर से जुड़ा हुआ कोई भी पर्पस चलेगा, बराबर। कोई भी पर्पस के लिए आप लोन ले सकते हो, घर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मैंने आपको सिखाया कितने प्रॉपर्टीज आप मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकते हो, 2, ठीक है। तो जो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, उन दोनों भी प्रॉपर्टीज का कंबाइंड सीलिंग लिमिट है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीलिंग लिमिट? एक तो आपका हर एक चीज 0 है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट बोलेगी बेटा तेरे को हर एक चीज 0 कर रहे हैं, तो अगर तेरे को इंटरेस्ट का बेनिफिट चाहिए तो इसमें हम लोग कुछ लिमिट लगाएंगे। कितना लिमिट होगा? 2 लाख का। ये जो 2 लाख का लिमिट है, ये एक घर का है या 2 घर का मिला के? दोनों भी घर का मिला के, एक पर्सन को 2 घर का मिला के टोटल सीलिंग लिमिट कितना होगा? 2 लाख। ये 2 लाख का सीलिंग लिमिट होगा अगर 3 कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो, बराबर। पहला कंडीशन क्या है? लोन लेना चाहिए 1/4/1999 के बाद, इस डेट के बाद में लोन लेना चाहिए, करेक्ट। लोन कौन से पर्पस के लिए लेना चाहिए? लोन सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लेना चाहिए। इधर थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे, क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर लोन आपने रिपेयर के लिए लिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा जाता है लोन लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, रिपेयर के लिए, सीलिंग लिमिट 2 लाख नहीं होगा, ठीक है। सीलिंग लिमिट कितना होगा डिस्कस करेंगे। पहले मैं क्या बता रहा हूं, सीलिंग लिमिट 2 लाख कब होगा? अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो पहला क्या है? इस तारीख के बाद लोन लेना चाहिए 1/4/1999 के बाद। फिर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लेना चाहिए। एक चीज और, जब आपने लोन लिया है उसके 5 साल में आपका घर बनना चाहिए, 5 साल के अंदर अंदर आपका घर बन जाना चाहिए। और लास्ट, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर इज ऑब्टेन्ड। आपने जिस बैंक से, जहां से लोन लिया है, वहां से आपको सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, ताकि वो एविडेंस रहे कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, बराबर। चलो, ये सारे पॉइंट्स मैंने बताया। क्या लिखा है? इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, ये 3 में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सपोज इमेजिन करो लोन लिया रिपेयर के लिए, क्या होगा? सीलिंग लिमिट गिर के 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख का सीलिंग गिर के डायरेक्टली कितना हो जाएगा? ओनली 30,000, बराबर। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जहां पे लिखा जाता है कि रिपेयर के लिए लिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो, इसका आंसर करना सोच समझ के। सपोज बैंक से लोन लिया, इंटरेस्ट का अमाउंट है 3 लाख, कितना? 3 लाख, ठीक है। रिपेयर के लिए है, किसके लिए लिया है? रिपेयर के लिए है, ठीक है। प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? बैंक से लोन लिया, 3 लाख का इंटरेस्ट पे किया रिपेयर के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी को दे दिया किराए पे, तो यहां पे मेरे को कितना इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा? पूरे 3 लाख का। क्यों? क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी को कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है? बोला ना, किराए पे दिया है। अब और अच्छे से, मतलब आपको एकदम प्यार से कोई बोलेगा लेट आउट है, बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे किराए पे दिया, किराया मिल रहा है, मतलब क्या है? लेट आउट। लेट आउट प्रॉपर्टी बोलने का क्या करोगे? यहां पे आओगे नहीं, यहां आओगे, कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। क्वेश्चन में देगा ऐसा हो 100%। रिपेयर के लिए दिया है, फिर वहां पे लिखा होगा लेट आउट, क्या करोगे? कोई सीलिंग लिमिट नहीं। कितना लोगे बेनिफिट? 3 लाख के इंटरेस्ट का, पूरा 3 लाख। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर करो। यही प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 3 लाख का अमाउंट गिर के कितना हो जाएगा? 2 लाख भी नहीं मिलेगा हमें, कितना मिलेगा? 30,000, सिर्फ 30,000। क्यों? 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, बराबर। अच्छा, अगर सपोज मैं बोल रहा हूं घर को बनाने के लिए लिया है और लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, उधर कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, वापस वही चीज, ठीक है। अगर 3 लाख का मैंने बैंक को इंटरेस्ट भरा है, बट लेट आउट प्रॉपर्टी, तो पूरा 3 लाख। अच्छा, 3 लाख का बैंक को इंटरेस्ट भरा है, बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है 2 लाख, ठीक है। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। चार्ट इमेजिन करो तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा। खुद को 2 पूछ लो तसल्ली से कि हम लोग सही कर रहे हैं, बराबर। एग्जाम में हालत कैसी होती है स्टूडेंट की, उसको लगता है यार कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं, कंफर्म कर लिया करो। कंफर्म मतलब किसी को पूछ के नहीं, दिमाग में चार्ट होना चाहिए, छपना चाहिए दिमाग में चार्ट, राइट। स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसे होती है, वो कैलकुलेटर पे 2 और 2 4 है क्या, वो भी चेक करता है वो एग्जाम हॉल में, है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो ये यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही बात है। ओके, चलो, मैं जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो तो करेगा ही कंफ्यूज।
ओके जो इंटरेस्ट है इसके दो हिस्से, ये मेजर पार्ट है बच्चों चैप्टर का, और ये अगर आपने समझ लिया सीख लिया, कोई यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं, सब मेजर यही खेल है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हर जगह आते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी रहो उसके दो पार्ट है इंटरेस्ट के, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहो उसके भी इंटरेस्ट के दो पार्ट है, प्री एंड पोस्ट, सही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, आपको एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ गया इंटरेस्ट का, सबसे पहला आपको एक सवाल खुद को पूछना है। क्या पूछना है, ध्यान से सुनना। ये देख लो कि कौन से प्रीवियस ईयर में हमने लोन लिया है, ठीक है, और कौन से प्रीवियस ईयर में हमारा घर बना है, ठीक है। सपोज इमेजिन करो हमारा घर बना है प्रीवियस ईयर 1920 में सपोज, ठीक है, और हमने लोन लिया था इसके लिए प्रीवियस ईयर 1617 में, ठीक है। आप लोग चेक करके बताओ जिस प्रीवियस ईयर में घर बना है क्या उसके पहले के कोई प्रीवियस ईयर में लोन लिया है? यस, मतलब आपके घर बनने के पहले से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहां पे अब निकलेगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या निकलेगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो बेसिकली प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो आपको इस चीज को करके आपको समझ में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, दो चीजें क्या चेक करोगे, कौन से प्रीवियस ईयर में घर बना वैसेस कौन से प्रीवियस ईयर में लोन लिया है। अगर जो प्रीवियस ईयर में घर बना उसके पहले के कोई प्रीवियस ईयर में अगर आपने लोन लिया है तो क्या निकलेगा? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, राइट। चलो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने के 3 स्टेप्स। अच्छा वैसे आपको एक चीज और बताता हूं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मतलब क्या, घर बनने के पहले मैंने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट मैं भर रहा हूं, करेक्ट। तो जितना भी मैंने घर बनने के पहले लोन लिया है उसका इंटरेस्ट जो है, ये इसका बेनिफिट मेरे को घर बनने के बाद मिलेगा 5 साल में। क्यों 5 साल में? क्योंकि काफी साल का बेनिफिट आपको एक साथ एक ही साल में नहीं मिलेगा, बराबर। तो आपको 5 साल में धीरे धीरे गवर्नमेंट उसका फायदा देगी, राइट। अच्छा इसको निकालने के 3 स्टेप्स, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने के 3 स्टेप्स कौन से? नंबर 1, सबसे पहले आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कहां से कहां तक होता है, आपने कौन से तारीख को लोन लिया, डेट ऑफ टेकिंग द लोन, ठीक है, से लेके अगर आपने लोन को रीपे कर दिया तो आप लोन के रीपेमेंट तक रोको, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। बहुत बार लोन रीपे किया ही नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाता है। और 31st मार्च immediately preceding the completion of construction, 31st March immediately preceding the completion of construction whichever is earlier। दोनों में से जो earlier है वहां तक हम लोग क्या निकालते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकल गया तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट फॉर अबाव पीरियड, ये ऊपर के पीरियड का आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। जो भी इंटरेस्ट आता है, मैंने आपको जैसे बताया, पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है आपको कितने साल में अलाउ किया जाता है, ये 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ किया जाता है, 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा, ठीक है। ये 5 साल कहां से स्टार्ट होते हैं, जब से घर बना, जिस प्रीवियस ईयर से घर बना वहां से 5 साल तक आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो आपका घर कब बना, प्रीवियस ईयर 1920 में, तो प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 2021, 21 22, 22 23 एंड 23 24, ये 5 साल तक आपको लगातार प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता जाएगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बहुत सिंपल होता है, पूरे साल का हम लोग नॉर्मली निकालते हैं, सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना जरूरी है। इंटरेस्ट से जुड़े कुछ और पॉइंट्स, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, उसको इग्नोर करना है। मॉडल में एक क्वेश्चन हमने किया था जिसपे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया था, हमने उसको इग्नोर किया, करेक्ट। और क्या लिखा है, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन एक्रुअल बेसिस। क्वेश्चन में ये भी दिया जाएगा, सपोज इमेजिन करो क्वेश्चन में लिखा है कि 25,000 रुपए इंटरेस्ट का पे करना बाकी है, हमने 21,000 ही पे किया, पूरा 25,000 का लो, क्यों? एक्रुअल बेसिस पे अलाउ हो रहा है। हम कितना बैंक को पे करो मैटर नहीं करता, कितना इंटरेस्ट एक्री हो चुका है पूरा ले लोगे बेनिफिट, सही बात है, पक्का, ठीक है। तो ये थी बच्चों इंटरेस्ट की पूरी कहानी, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया तो अब यहां पे एक लास्ट, एक नहीं 2 पॉइंट्स बचते हैं जो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, 2 नहीं 3 है, एक और बता दूंगा आपको अलग से। यहां पे पहले आते हैं 3, पक्का, उससे ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स टू गो।
क्या लिखा है? सबसे पहले एक को-ओनर्स का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ को-ओनर्स मैंने बताया, जल्दी से बता दो. को-ओनर्स मतलब कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा लोग मालिक है, तो उनको हम लोग को-ओनर्स या जॉइंट ओनर्स बोलते हैं. अगर एक प्रॉपर्टी को एक से ज्यादा लोग ओन करते हैं, ऐसे में आपको क्या करना है? सिंपल, आपको खुद को एक सवाल पूछना है, प्रॉपर्टी को लेट आउट पे किया है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है? अगर लेट आउट प्रॉपर्टी तो क्या करोगे? सिंपल हिसाब, पूरे घर का कैलकुलेशन कर लो और जो भी आंसर आएगा उसको जो भी को ओनर्स है उसमें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दो. सपोज 2 ओनर्स है, उसमें आप डिवाइड कर दोगे. ठीक है. अच्छा, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमें सबका अलग अलग हिसाब करना पड़ता है. रीजन ये है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, हर एक पर्सन के लिए 2 लाख का सीलिंग होगा. सपोज एक प्रॉपर्टी के 2 मालिक ए एंड बी, ए को खुद को कितने का सीलिंग मिलेगा? 2 लाख का, और बी को खुद को अलग से 2 लाख का. तो इसलिए हम लोगों को इनका अलग अलग हिसाब करना होगा. हो सकता है ना ए के अलग और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो ए का अलग कैलकुलेशन होगा पूरा और बी का अलग कैलकुलेशन होगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में दोनों भी को-ओनर्स का अलग हिसाब करना है. लेट आउट प्रॉपर्टी में दोनों भी को-ओनर्स का एक साथ करो और लास्ट में उसको डिवाइड करना है. मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चंस दिए, वो करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा. राइट, चलो, ये था को-ओनर्स वाला पॉइंट. अब और 2 पॉइंट्स बचे. ये वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है. कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट क्या होता है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी है, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना केस क्या है. मेरा घर था, मैंने घर को किराए पे दिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि घर के साथ में मैंने फर्नीचर को भी किराए पे दिया है. अब यहां क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल तभी होता है अगर हमने सिर्फ घर को किराए पे दिया है. अगर मैं घर के साथ फर्नीचर को भी किराए पे दे रहा हूं और मैं मेरे टेनेंट को बोल रहा हूं कि तेरे को ये फर्नीचर लेना ही पड़ेगा साथ में, मैं इसको अलग नहीं करूंगा, तो मतलब घर और फर्नीचर मिक्स हो गया. अगर घर और फर्नीचर मिक्स हो जाता है तो हमारा हेड होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स या फिर आईओएस. अगर मेरा बिजनेस है तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हो जाएगा, नहीं तो कौन सा हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. अच्छा, बट अगर सपोज मैं मेरे टेनेंट को बोल रहा हूं घर अलग अमाउंट है, फर्नीचर का अलग अमाउंट है, लेना नहीं लेना तेरी मर्जी, घर का अमाउंट अलग पता है, फर्नीचर का अलग पता है, और मैंने उसको क्या बोला, फर्नीचर लेना है नहीं लेना है तेरी मर्जी है. अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो फर्नीचर का और दूसरे जो एसेट्स का अमाउंट है वो आएगा बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेस में, और जो बिल्डिंग का अमाउंट है वो कहां आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में. तो आपको यहां क्या करना है, आपको यहां पे सिर्फ इतना देखना है कि ये सेपरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. इसके लिए क्या चेक करोगे? नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ टेनेंट नीड्स टू टेक बोथ ऑफ देम मतलब घर और फर्नीचर दोनों लेना ही है उसको, जबरदस्ती कंडीशन ही वैसा रखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्डिंग और दूसरे एसेट सेपरेट नहीं होते हैं. करेक्ट. बट अगर टेनेंट के पास ऑप्शन है ये लेने का तो हम लोग बोलेंगे सेपरेबल है, अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा. बराबर. अब एक क्वेश्चन का आंसर करो. सपोज घर को किराए पे दिया है फर्नीचर के साथ में, उसको बोल दिया मैंने कि दोनों साथ में लेना ही पड़ेगा, दोनों साथ में लेना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? अदर सोर्सेस का फॉर्मेट क्या होता है? जितना भी किराया मिला वो ऐड कर दो, सारे खर्चे, रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब माइनस करना है. इधर वो है ना हमारा वो जीएवी वाला फॉर्मेट नहीं लगेगा यहाँ पे. ठीक है, इधर हर एक खर्चे एक एक करके आपको माइनस करना पड़ेगा. ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का फॉर्मेट. राइट. ठीक है. ओके, तो अभी बच्चों एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको. यहाँ पे सारे 400 वैसे हो गए हैं. लास्ट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ये मैंने आपको बताया था, सेक्शन 25A. इफ एनीवन कैन रिमेंबर दिस सेक्शन. हाँ, सेक्शन 25A, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड. अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड. ठीक है, या फिर अरियर्स ऑफ रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड. ठीक है, क्या होता है सुनो. जैसे बच्चों पहले केस मैं लेता हूं, छोटा सा ही केस करेंगे, ये दोनों भी आपको समझ में आ जाएंगे क्या कॉन्सेप्ट है. राइट. सपोज इमेजिन करो 2017-18 में मेरे पास एक घर था. ठीक है, वो घर से मेरे को किराएदार ने किराया नहीं दिया 10,000 रुपए का, इतना किराया अनरियलाइज था, अनरियलाइज. सही है. ये टेनेंट ने मेरे को 17-18 में 10,000 रुपीज नहीं दिए, अनरियलाइज्ड है. एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर 17-18 में मैंने घर को लेट आउट किया था और अनरियलाइज्ड रेंट 10,000 का था, तो जीएवी के कैलकुलेशन में क्या मैंने ये अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया होगा? बिल्कुल. स्टेप नंबर 3 में क्या लिखते हैं हम लोग? एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. तो गवर्नमेंट ने मेरे को इसका बेनिफिट दिया था. सही है. क्या होता है,
ये टेनेंट की आंखें खुलती है 2021-22 में, इस प्रीवियस ईयर में, और ये साल में उसने मेरे को यही पैसा जो डुबाया था मेरा, अब वो खुद से आके देता है, सर ये आपका 10,000 रख लो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनरिलायंस रेंट जो था वो अब हो चुका है रिकवर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 17-18 में आपको अनरिलायंस रेंट का हमने बेनिफिट दिया था, माइनस करने दिया था एक्चुअल रेंट से, आपका इनकम उतने से कम हो गया था, यही पैसा अगर अब आपको मिला है तो आपको इस पे टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ये 10,000 कौन से साल में टैक्सेबल होगा, जिस साल में मिला है। कौन से साल में मिला है, 21-22 में, 21-22 में टैक्सेबल होगा, करेक्ट। बट ये 10,000 जो मिला है इसमें से मैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करूंगा, तो बताओ ये 10,000 पे टैक्स कितना लगेगा, 10,000 में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम लोग 24B का माइनस करते हैं, 3,000 माइनस कर दो, कितना टैक्सेबल, 7,000 इज ए टैक्सेबल अमाउंट। हाँ क्या है, ओके ये 24A है, हाँ गलती से मिस्टेक, तो 24A के तहत 30% में माइनस करूंगा, राइट। डरा दिया, मेरे को लगा क्या बोल रहा हूं मैं। ओके चलो, अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड में आते हैं। नाउ व्हाट इज अरियर्स ऑफ रेंट, अरियर मतलब क्या होता है, हो सकता है क्या कि मेरा प्रॉपर्टी है और मेरा जो किराएदार है उसमें और मेरे में कुछ डिस्प्यूट हो गया है रेंट के अमाउंट को लेकर, ठीक है, झगड़ा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ रेंट ज्यादा है, वो बोल रहा है रेंट कम है, ये झगड़ा रिजॉल्व हुआ है 3-4 साल के बाद, कोर्ट के मैटर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, 3-4 साल के बाद कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया, तो 3-4 साल का जो पेंडिंग जो किराया था वो मेरे को एक साथ मिला है, उसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिस साल में मिला उस साल में टैक्सेबल होगा, माइनस होगा 30%, 24 ए में ये माइनस होगा 30%, राइट। अच्छा एक चीज और बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या 17-18 में मेरा अनरियलाइज्ड रेंट था, 21-22 में मेरे को टेनेंट आके दे रहा है, बट मैंने बीच में प्रॉपर्टी को बेच दिया है, प्रॉपर्टी नहीं है तो भी टैक्सेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ही इनकम है आपका, बराबर, ठीक है। सारे पॉइंट्स बता दिए, सब बता दिया, A to Z बता दिया, ठीक है। मॉडल के सारे क्वेश्चंस अच्छे से करना है तो आपको ये चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। चलो